प्यारे साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ, आप सभी ने भी बहुत सारे नोटिफिकेशन देखे होंगे हर ग्रुप के अंदर और हर जगह पे सीआरई के बारे में बात हो रही है। जी हाँ, मैं भी सीआरई के बारे में ही बात करने आया हूं और मैं आज के इस वीडियो में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं सीआरई के लिए, उन सबसे रूबरू होने आया हूं कि आप क्यों सीआरई के पीछे पड़े हैं और अगर सीआरई क्लियर कर लिया तो क्या फायदा होगा और रियल में सीआरई है क्या। जैसे कि नोटिफिकेशन घूम रहा है सीआरई, सबसे पहले तसल्ली से आपको एक एक चीज को समझना है। सीआरई का मतलब क्या है? कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। बेटा, एक एक पेपर और उस पेपर से आप काफी सारे एम्स में जा सकते हैं, प्लस एम्स के अलावा जो ऑटोनॉमस बॉडी है या सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है जो इस नोटिफिकेशन के अधीन आती हैं, आप उसमें भी अपनी गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो सीआरई है, सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ये सिर्फ नर्सिंग स्टाफ या नर्सिंग ऑफिसर के लिए नहीं होता है, इसमें काफी और भी एग्जाम्स होते हैं। आइए एक एक पॉइंट को हम समझाते हैं आपको क्या क्या है। देखिए, पहला ये नोटिफिकेशन मैं रीड नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ये बात बताना चाहूंगा कि सीआरई एग्जाम जो होता है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, वो एम्स और अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के द्वारा होता है। इस पहले पेज में आपको यह समझाया गया कि सीआरई को लेने वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंडक्टिंग एग्जामिनेशन सेक्शन कौन है? एम्स दिल्ली। तो पहले, बहुत टाइम पहले एम्स दिल्ली खुद का पेपर लेता था। अब एम्स दिल्ली के द्वारा सीआरई कंडक्ट करवाया जाता है और बाकी के एम्स प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नर्सिंग ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट प्लस और भी पोस्ट का रिक्रूटमेंट किया जाता है। फिर बच्चों, आगे जब हमने बढ़े तो हमें यहां पर एक पॉइंट देखने को मिला कि जब ये फॉर्म चालू होना, ये फॉर्म कब चालू होगा, किस प्रकार से, यहां पर आपको एक क्लियरली मेंशन किया गया है। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज कितनी है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट जो है वो 2 दिसंबर है 2025। अब बच्चों, आप सभी को बड़ा उत्साह होगा कि अभी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है और आती रही है। आपको यहां देखना है कि 2025 के 2 दिसंबर को ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। तो फिर बेटा स्टार्ट कब हो रहा है? यहां डिटेल ऑफ अपलोडिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट कमिटमेंट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 14/11/25 को चालू हुआ, 2/12/25। अब आप देखें, आज आज हो चुका है 15 तारीख। ये नोटिफिकेशन कल 14 तारीख को आया था, तो इनके कहने के हिसाब से ये जो है ये कल से ही चालू हो गया है। तो फॉर्म आपके कंटिन्यू चालू हो चुके हैं और आपको यहां पर क्या देखा गया? यहां ये फॉर्म 2 तारीख तक, तो लगभग 18 दिन आपके पास है फॉर्म को भरने। अब मैं आपको कुछ बात बताता हूं। जो बच्चे नए नए रिक्रूट हैं, नए नए रिक्रूटमेंट के तौर पे जा रहे हैं, अभी फ्रेशर हैं, फर्स्ट ईयर क्या, आपने 4th ईयर कंप्लीट कर लिया है, नया रिक्रूटमेंट के तौर पे अभी भर रहे हैं, कईयों ने 2-3 अटेम्प्ट दे दिए हैं दूसरे दूसरे एग्जाम्स में। बट कई ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है और गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद सीआरई भरने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, submission of NOC for applicant working in government, semi government, quasi government, autonomous body for any institute funded by government है 12/2025। आप लोग याद रखें, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर ये स्टेप गलत गया तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। एनओसी ले लीजिएगा। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहां होता है? मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ईएसआईसी में है और आपको शिफ्ट करना है, मुझे कोई एम्स जाना है जो मेरे घर के करीब है, तो मुझे एनओसी मेरे ईएसआईसी में से देनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी एक एप्लीकेशन दे करके। एप्लीकेशन में ये लिखना है कि मैं एक फॉर्म भर रहा हूं और उस फॉर्म का एग्जाम इतनी तारीख को हो सकता है, इतनी तारीख को फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसका एक पूरा नोटिफिकेशन लगा दीजिएगा एप्लीकेशन में और उनको थ्रू प्रॉपर चैनल दे दीजिएगा।
इससे क्या होगा, जब आपका एग्जाम के करीब आप पहुंचोगे तो एनओसी आपको मिल जाएगी, जिससे कि आपको अलाउ कर दिया जाएगा। तो एनओसी कब तक आपको जमा करनी है? एनओसी के जमा करने की तारीख 6/12/25 है। ये पूरा होने के 4 दिन के बाद तक आप भर सकते हैं, जमा करवा सकते। डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन एग्जाम। अब देखिए, आपका बोला गया स्टेटस क्या है, फॉर्म कितना भरा, नहीं भर पाया या रहा, क्या रहा, वो पता करने का डेट जो है वो कितना है? वो डेट है बच्चों यहां पर 8 तारीख। 8 तारीख को स्टेटस पता लगेगा आपके फॉर्म का, कि आपका फॉर्म जो है वो आपने भर दिया तो कैसा रहा, ठीक है या फिर कोई कमी है, वो आपको बताया गया। और एडमिट कार्ड जो होंगे, वो एडमिट कार्ड आपके यहाँ देखिए, लगभग एडमिट कार्ड जो है थोड़े दिन पहले आ जाएंगे, एग्जाम से पहले आएंगे। तो यहाँ क्या बोला गया, डेट ऑफ सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, वो डेट जो है 22 से 24 दिसंबर रहेगी। अब आपको थोड़ा बेटा, आपको मैं यहां समझाता हूं। आपने 14 नवंबर से फॉर्म भरा, टू 2 दिसंबर तक फॉर्म भरा, इतनी बात सही। फिर उसके बाद 8 दिसंबर को आपके फॉर्म का स्टेटस पता लग जाएगा कि फॉर्म का क्या स्टेटस रहने वाला है। फिर उसके बाद यहां समझ लीजिएगा 22 से लेके 24 दिसंबर को आपको ये पता लग जाएगा कि एग्जाम कैसा गया। आपका एग्जाम की एक टेंटेटिव डेट दी है, तो देखिए जो टेंटेटिव डेट ये देते हैं वो एक्यूरेट होती है। आप ये मान के चलिए 22 और 24। तो मैं अब आपको एक बात बताऊं, क्या महीना रहा? एक महीना रहा आपके पास, एक मंथ रहा, लगभग एक महीना रहा। आप एग्जाम भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये बात, आगे की बात और करते हैं। ये पूरा दिया गया, कौन भर सकता है, कैसे भर सकता है, चलिए तो मैं अभी बताता हूं। देखिए, यहां ये बोला गया सीआरई का जो एग्जाम है, सीआरई, ये एग्जाम को आपको इस प्रकार से समझाया गया। सीआरई का जो एग्जाम है बच्चों, वो वेरियस पोस्ट पे ले रहा है, नॉन फैकल्टी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट पे ले रहा है। और इसमें आपको क्या देखा जा रहा है कि आपके बहुत सारे एम्स को इन्वॉल्व किया गया। एम्स अवंतीपुर, भटिंडा, भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, बीबी नगर, बिलासपुर, उसके बाद देवगढ़, उसके बाद देवगढ़ के बाद गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, मंगलगिरी, नागपुर, एम्स दिल्ली, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स रायपुर, एम्स राजकोट, एम्स ऋषिकेश, एम्स विजयपुर। अब यहां पर आपको इतने सारे एम्स के नाम इन्होंने बता दिए। तो लगभग आपके पास कितने एम्स हो गए? हमारे पास 20 एम्स की तो वैकेंसी आई है, 20 एम्स की, प्लस एम्स CAPFIMS, ठीक है, इसका आया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसकी, जिपमर की, और जिपमर के अलावा यहां पर पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़, यहां की पोस्ट भी आई। अब कौन सी पोस्ट, कहां, कितना, ये सब देखिए। तो पहली बात तो इन स्लाइड्स में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जिस अपॉर्चुनिटी में आपको अलग अलग एम्स में जाने का अलाउ किया जा रहा है। आप अभी अगर रिमोट एरिया में बहुत दूर है, तो आप चाहें अपने घर के करीब आना तो आप आ सकते हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपने घर के करीब आ सकते हैं। दूसरी बात यहाँ बोली जा रही है, यहाँ एक बोला जा रहा है कि ये एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म भरना है। और वेबसाइट क्या है? www.aimsexams.ac.in। इस साइट के ऊपर आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। अब यहां बहुत सारी चीजें आपको बताई। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ 131 पेज के ऊपर का पीडीएफ है। मैं आपको इन शॉर्ट बताता चलता हूं कैसे कैसे क्या होने वाला है। तो बेटा यहां देखिएगा, सबसे पहली बात, आपके पास ऑर्डर ऑफ चॉइस कैसे लेना है। ऑर्डर ऑफ चॉइस के बाद फोटो सिग्नेचर, इसमें क्या बताया गया मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बताया गया ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कराया जाएगा। कोई भी फिजिकल
फिजिकल फॉर्म को नहीं भेजना, पहला पैराग्राफ। दूसरे में बोला गया कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए एलिजिबल हैं आप, तो उसी हिसाब से आपको वैलिड माना जाएगा। फिर बोला गया कि आपको एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड का इश्यू हो जाना और अपॉइंटमेंट का मिल जाना, अपॉइंटमेंट लेटर का मिल जाना, यही सफिशिएंट नहीं है, आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा। फिर आगे बढ़े तो रीजन फॉर रिजेक्शन, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन जो आएगा, आपके फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया गया, वो आपकी वेबसाइट पर शो कर दिया जाएगा। फिर यहां पर आगे बात की गई कि हर स्टूडेंट को अपना क्लियरली फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन को अपलोड करना है। इतनी बात तो आपको समझना बेटा। अब यहां चॉइस ऑफ प्रेफरेंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपको कहा गया कि आपको क्या क्या करना है। देखिए चॉइस एंड प्रेफरेंस का क्या बोला गया, एज द CRE4 इज अ कॉमन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन वेरियस पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, चॉइस विल बी इनवाइटेड एट अ लेटर स्टेज फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो पहली बात तो यहां बोली गई कि मैंने अगर फॉर्म भरा तो मुझसे चॉइस, मुझे कहां जाना है वो बाद में पूछा जाएगा आफ्टर सिलेक्शन। ये बात समझ में आई, जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे। एनी कैंडिडेट हु फेल टू एक्सरसाइज चॉइस एंड प्रेफरेंस इन द गिवन ड्यूरेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन। तो यहाँ एक टाइम देते हैं कि आपको इतने समय में अपनी चॉइस को बता देना है, मुझे कौन सा चाहिए। अगर आपने उस समय में नहीं बताया तो आपका वो पर्टिकुलर चीज नहीं दी जाएगी, पहली बात। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में क्या बोला गया है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आप बनाएं उसमें क्लियरली ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किस साल से कितने साल तक आपने काम किया और किस मोड से आपने पेमेंट लिया, वो सारा मेंशन होना चाहिए। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन का देखिए, क्योंकि एज रिलैक्सेशन का पता होना आपको बहुत जरूरी है। जनरली बेटा यहां पर क्या बोला जा रहा है कि हमें जो एज रिलैक्सेशन दिया गया, अब आप अगर SC और ST कैटेगरी में आते हैं, SC ST, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन और दिया जाता है, अपर लिमिट। अपर लिमिट आपको कितने साल की दी जा रही है, 5 साल की दी जा रही है। फिर मान लीजिए आप ओबीसी में है तो +3 इयर्स, PWBD में है तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन, और अगर आप सरकारी नौकरी अभी कर रहे हैं और अगर आपने 3 साल नौकरी करते हुए हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं नौकरी करते हुए, ऐसा नहीं कि आपने 5-6 महीने हुआ और आपको आपकी उम्र भी निकल गई और आप बोल रहे हैं 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिले। 3 साल आपने कंटिन्यूअस नौकरी करी और उसके बाद आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, आप चाहे जो कैटेगरी के हो। ठीक है भाई। दूसरी बात, ये तो ग्रुप बी के लिए रही, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज फॉर ग्रुप सी पोस्ट। तो ये ग्रुप सी के पोस्ट के बारे में हमें नहीं जानना, क्योंकि हमें ग्रुप बी पोस्ट में ही जाना है नर्सिंग ऑफिसर के तौर पे। ग्रुप सी पोस्ट के लिए वेरियस दिया गया, तो आप ये मान के चलें SC ST वाले साथियों के लिए आपको दिया गया कितना, 5 साल का, ओबीसी वालों के लिए 3 साल, PWBD के लिए 10 साल, और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, अगर एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है तो उसको 3 साल का दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 5 साल का। फिर बच्चों आगे बढ़ के गए तो आगे बढ़ने के ऊपर हमें बहुत सारी चीजें दी गई। मैं आपको पहले अब कुछ बातें बताता हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर्टिकुलर कैटेगरीज के हिसाब से आपको सॉर्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा, यहाँ बोला गया आपका एडमिट कार्ड जो है वो सप्ताह भर पहले आ जाएगा, और एग्जाम जो भी है, तो एग्जाम मान लीजिए 22 तारीख का एग्जाम है ना, तो एक सप्ताह भर पहले 15 तारीख 16 तारीख को आपके सामने एग्जाम का एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये CBT एग्जाम होने वाला। आप देखिए यहाँ थोड़ा पेपर का मीडियम समझिएगा, कैसे पेपर होगा। इस पेपर के मीडियम के बारे में ये बात कही गई है कि जो आपका पेपर होगा ना वो किस प्रकार से होने वाला। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट होगा, 90 मिनट का पेपर होगा। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे का पेपर है ना, और 1.5 आवर्स है ना, 1.5 घंटे का पेपर रहा। 100 MCQ आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स, तो मतलब हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, तो 400 मार्क्स के पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं और हर क्वेश्चन का ऑल्टरनेटिव होगा। अब देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है, जो ये 100 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, इनको ऐसे बांटा गया, 80 अपनी
आपकी 80 एमसीक्यू जो होंगे रिलेटेड टू जो रेस्पेक्टेड ग्रुप होगा, चाहे नर्सिंग हो आपका या जो भी आपने भर्ती में भर रहे हैं उस फील्ड का रहता है। तो 80 क्वेश्चन तो आपकी जो फील्ड है चाहे नर्सिंग के होंगे, और 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो जीके, जीएस, आपके कंप्यूटर साइंस, एप्टीट्यूड इनके होने वाले हैं, यानी कि नॉन नर्सिंग के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है भाई। क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन ईच ऑफ 18 मिनट्स। अब ये समझ लीजिए 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन को कैसे 5 सेक्शन में बांटा, 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, ठीक है, 5 सेक्शन में बांटा। और 5 सेक्शन में बांटने के बाद हर सेक्शन 18 मिनट के ड्यूरेशन का होगा। 18 मिनट 18 मिनट 18 मिनट, ऐसे ही करके 18 मिनट का। ईच सेक्शन विल कंटेन 20 क्वेश्चन, फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल। तो यानी कि यहां पर क्या बोला गया, यहां पैटर्न समझ लीजिए कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर को देखना है तो 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो 400 क्वेश्चन, 400 मार्क्स का पेपर हो गया आपका। 80 नर्सिंग, 20 नॉन नर्सिंग के होंगे। 20 के 4 सेक्शन, 5 सेक्शन होंगे और हर सेक्शन का टाइम 18 मिनट। चलिए, तो इतनी बात तो आपको ये बात समझिए। अब आपका आता है सर हमें कौन सी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, तो आप बेटा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर का मिल सकता है, यहां लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे की बात करते हैं, आपका आगे का किस प्रकार से रहने वाला है, हम आगे की बात करते हैं। बेटा यहां पर आपको सारी पोस्ट का क्या क्या रिक्रूटमेंट के तौर पे, क्वालिफिकेशन के तौर पे आपको देखना है। तो हम हमारे वाले के लिए चलते हैं, जो हमारा नर्सिंग ऑफिसर का आया उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत सारे टेक्नीशियंस के तौर पे भी आया हुआ है, ठीक है, टेक्नीशियन के तौर पे भी आया हुआ है, सारी बहुत सारे एग्जाम्स के तौर पे आया हुआ है। चलिए, तो हम हमारा नर्सिंग का देखते हैं, नर्सिंग का किस प्रकार से है, ठीक है, और क्या उसमें किस प्रकार से होगा। देखिए, असिस्टेंट डाइटिशियन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर, जूनियर इंजीनियर, इंजीनियर, ये सब आपको बताते गए। ठीक है, इसके अलावा हमारे लिए फार्मासिस्ट भाइयों के लिए भी आया हुआ है, तो हॉस्पिटल के सभी तरह से है। हॉस्पिटल ऑर्डरली के लिए भी आया हुआ है, लैब असिस्टेंट के तौर पे भी आया हुआ है। ठीक है, पोस्ट। अब इतनी पोस्ट के बीच में आपको कौन कौन से, क्योंकि सबका यही रखा गया है, अब सबका क्या रखा गया है, 80 एमसीक्यूज 20 क्वेश्चन ये लिखे हुए। यहां पर अब हमें देखना है सीनियर नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड 1। तो वैकेंसी जो रहने वाली है वो कैसे रहने वाली है, वो रहने वाली है नर्स ग्रेड 1। ठीक है, नर्स ग्रेड 1, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड 1 नर्सिंग की। ठीक है, तो यहां पर जो सिलेबस ऑफ डोमेन पार्ट जो होगा 80 मार्क्स विल बी अकॉर्डेंस विद इन लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो यहां देखिएगा नर्सिंग का पूछा जाएगा 80 नंबर। ठीक है, लैंग्वेज रहेगी इंग्लिश। उसके बाद आगे हमने बढ़े तो बहुत सारी और पोस्ट आई हुई है। इसके अलावा अब हमें यहां पर कुछ बातों को देखना है कि जो आपका एग्जाम है वो सीबीटी बेस्ड पे है। ठीक है, सीबीटी बेस्ड पे रहने वाला है, क्या रहने वाला है, सीबीटी बेस्ड पे रहने वाला है। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई आपके। तो मेजर बात क्या है, आपका एग्जाम जो है वो कब चालू होने वाला है, आपका एग्जाम जो है वो 22 तारीख को आपका एग्जाम हो जाएगा। तो जितना भी आपका यहाँ पर जितना भी आपका एग्जाम है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाला है, और इस इंपॉर्टेंट एग्जाम के तौर पे आपको पढ़ना है। अब मैं क्या क्वालिफिकेशन रहेगी उस क्वालिफिकेशन को सटीक आपको बताता हूँ, किस प्रकार से क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। ठीक है बच्चों, चलिए, और अपना अपना एलिजिबिलिटी को देखिएगा, आप किस तरीके से क्वालिफाइड है या नहीं है, किस प्रकार से है। ठीक है, चलिए, तो हम हमारे वाले के लिए देखते हैं हमारे वाले के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, हर जगह का अपना अपना थोड़ा थोड़ा मांगा गया है, किस प्रकार से क्वालिफिकेशन का रहेगा और किस प्रकार से रहने वाला है। चलिए,
तो फार्मासिस्ट की भी है, साथ में हमारी भी पोस्ट आई हुई है। तो बहुत सारे पेजेस के तौर पे इन्होंने बनाया हुआ है कि यार ये एग्जाम है, इस तरीके से स्टोर कीपर का बहुत सारा। सीआरई जो एग्जाम है वो सभी के लिए भरा जाता है, सभी के लिए भरा जाता है सीआरई एग्जाम। ये सीआरई एग्जाम जो है सभी के लिए भरा जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम इसी चीज को कंटिन्यू देखते हैं। चलिए, तो यहां पर अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आपको हर एग्जाम के लिए, मतलब आपने अगर भुवनेश्वर के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो भुवनेश्वर का क्या रहेगा वो आपको बताता हूँ। और जनरली सबका एक अलग अलग है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए आप भर रहे हैं तो आपकी एज लिमिट 21 से 35 साल मांगी जाती है। और इसके प्लस में आप SC ST हैं तो 5 साल, OBC 3 साल, एक्स सर्विसमैन 3 साल, प्लस इसके ऊपर आपका एज रिलैक्सेशन। आप BSc नर्सिंग करे हुए होने चाहिए या फिर आपके पास पोस्ट बेसिक का एक्सपीरियंस पोस्ट बेसिक किए होने चाहिए और स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल काउंसिल से आपको रजिस्टर्ड होने चाहिए। जैसे आपने स्टेट काउंसिल से हो या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से हो, रजिस्टर्ड होने चाहिए। बच्चों के अंदर ये डाउट आता है कि हम इंडियन नर्सिंग काउंसिल से नहीं है, स्टेट से, तो स्टेट से भी आपको मान्य रहता है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है यदि आप इस पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब जरूरी कैसे है आप ये समझिएगा। BSc नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, पहला, आप BSc नर्सिंग है तो आप भर सकते हैं। और BSc पोस्ट सर्टिफाइड और इक्विवेलेंट सच एज BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 इयर्स कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या आपने पहला तो है BSc किया हो या पोस्ट बेसिक किया हो, तो यहां पर दो बातें आपको क्लियर हुई। यहां GNM वाला मामला नहीं है। दूसरी बात, आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए। और यहां बोला गया 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड इन अ मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट। यहां बोला गया मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब देखिए, BSc के बाद अगर ग्रेड 1 के लिए कर रहे हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर हर एग्जाम्स के लिए आपको यही बात बोली गई कि अगर आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का एम्स नागपुर के लिए भर रहे हैं तो आपको 4 साल का BSc होना चाहिए, पोस्ट बेसिक होना चाहिए, या आपको बोला गया INC से रजिस्टर्ड या स्टेट से रजिस्टर्ड, और दूसरी बात 3 साल का एक्सपीरियंस। यहां पर भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, यहां पर भी 3 साल का एक्सपीरियंस, और यहां पर भी। तो चाहे एम्स पटना, रायबरेली, देवगढ़, गुवाहाटी, इनमें अगर आपको ग्रेड 1 स्टाफ नर्स बनना है तो आपको 3 साल तक काम किया हुआ हो आपने 100 बेडेड हॉस्पिटल में। 3 years of experience as staff nurse grade second in a minimum 100 bedded hospital healthcare institute desirable। तो बेटा, यहां पर ग्रेड सेकंड के तौर पे आपको, अगर आप सरकारी काम किए हुए हो तो आपको ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये बोला गया एम्स गोरखपुर के लिए भी आप कर रहे हैं तो एम्स गोरखपुर के लिए भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस BSc या फिर आप पोस्ट बेसिक होना जरूरी है। तो हमारे लिए पहला तो ये अपॉर्चुनिटी में ये आया कि 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर उसके बाद बहुत सारी ये पोस्ट आती गई, अलग 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 पोस्ट है, आर्टिस्ट की भी पोस्ट है, और आर्टिस्ट बहुत सारी पोस्ट है। तो हमें मोटा मोटा यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि आपकी जो ये वैकेंसीज आई है, इन वैकेंसीज में आपको सीधी सी बात है, ग्रेड सेकंड के तौर पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है। तो जो लोग क्या कर रहे हैं, अभी नौकरी कर रहे हैं स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड के तौर पे, उनके लिए अब देखिए यहां पर क्या बोला गया। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है वो किस प्रकार से रहेगी। अगर आपको एम्स भुवनेश्वर जाना है तो टोटल 8 पोस्ट है। फिर उसके हिसाब से 21 पोस्ट, एक में 21 पोस्ट है, नागपुर में फिर 3 पोस्ट, 7 पोस्ट, 2 पोस्ट, 4 पोस्ट, 1 पोस्ट 9 पोस्ट। तो जनरली आपके अलग अलग जगह पे इतनी इतनी पोस्ट है। तो ये बहुत कम, मैं ये कहना चाहूंगा, ये बहुत कम पोस्ट है जो पोस्ट आई है। ये आप क्लियरली देख सकते हैं कितनी कितनी पोस्ट कहां कहां से आई, ठीक है।
फिर उसके अलावा और क्या पोस्ट आई है मैं आपको दिखाता हूं, और कहां कहां की पोस्ट आई है। एम्स देवगढ़ में 3 पोस्ट, एम्स गुवाहाटी में जो है वो 48 पोस्ट है, बट यहां पर फीमेल्स के लिए नीचे लिखा हुआ है क्लियरली मेंशन 12 पोस्ट जो है मेल्स के लिए है गुवाहाटी में, और गोरखपुर में 2 ही पोस्ट है वो फीमेल्स के लिए। अब यहां आप क्लासिफाई करके चलिए कि 80-20 के अलावा यहां डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है ये पोस्ट किसके लिए। तो जो लोग बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं, एक तो तरह से खुशी भी का माहौल भी होना चाहिए और एक दुख का माहौल भी होना चाहिए। क्लियरली मेंशन किया गया स्टाफ नर्स ग्रेड 1 के लिए एक फीमेल की पोस्ट है, फीमेल की पोस्ट है, ये मेल की पोस्ट है, ये फीमेल की पोस्ट है, तो सारा आपको मेंशन किया गया। तो यानी कि अब आप थोड़ा सोच समझ करके एग्जाम के फॉर्म को भरना है। और ये बाकी के जो पेजेस है ये बाकी लोगों के एग्जाम्स के फॉर्म के तौर पे एलिजिबिलिटी और उनको डिनोट किया गया। तो मैं अब आपको ये बात कहता हूं, जनरली ये बात कहता हूं, ये फॉर्म सीआरई का उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के तौर पे काम कर रहे हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है, और फिर वो भर सकते हैं और अपने अपने जगह पे जा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी वैकेंसी के तौर पे नहीं है, बट ये वैकेंसी वो है कि जिससे आप घर जा सकते हो और स्टाफ नर्स ग्रेड 1 पे बन सकते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग ये नोटिफिकेशन ले सकते हैं हमसे और आराम से इसको एक बार देखिएगा, क्योंकि आप में मैंने मोटी मोटी बात आपको समझा दी कैसे कैसे क्या क्या होगा। चलिए धन्यवाद। कोई भी डाउट हो आप हमें मैसेज कीजिएगा, हम आपका डाउट को सॉल्व करेंगे। शुक्रिया।